आज हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले कारक, जिसमें भी दो प्रकार के बल होते हैं, हमारे आंतरिक कारक और बाह्य कारक। उनमें से हम पढ़ेंगे आंतरिक कारकों के बारे में। आंतरिक कारकों के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बाहर के सतह को, बाहर की धरातल को या हमारे जो पृथ्वी का बाहरी स्वरूप है उसको बदलने में अपनी भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी का धरातल हम जैसा कि देखते हैं, देखिए कहीं पहाड़ हैं तो कहीं बहुत समुद्र हैं, कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं मैदान हैं तो कहीं नदियां, कहीं झरने। तो ये जो संरचनाएं हैं ये किस प्रकार से बनती हैं, इनको बनाने में कौन कौन से कारक हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का धरातल कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा है, अर्थात हम कहीं पर्वत, पठार या मैदान हैं तो कहीं घाटियां हैं, ग्लेशियर हैं, नदियां जैसी आकृतियां हैं। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थल आकृतियां हैं। मतलब पानी से ऊपर दिखने वाली जो स्थल खंड है, जो हमारे प्रमुख बड़े स्थल खंड हैं उनको महाद्वीप कहते हैं। और उन महाद्वीपों में ये 3 प्रकार की प्रमुख आकृति आपको नजर आती हैं। इसमें ऊंचे स्थान जो चोटी नुमा है वो पर्वत कहलाते हैं, पर्वतों से नीचे किंतु मैदानों से ऊंची जो आकृतियां वो पठार हैं, और जो समतल हैं वो जगह मैदान कहलाती है। ये सभी स्थल आकृतियां अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित होती हैं, अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित होती हैं। ये खंड स्थल मंडलीय प्लेटें कहलाती हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इधर बताने का ये प्रयास करूंगा कि देखिए ये जो कुछ ऐसे मान लीजिए ये स्थल खंड हैं और इन पर ये आकृतियां अलग अलग प्रकार की बनी हुई हैं। जैसे ये देखिए पहाड़ बने हुए हैं, ये कुछ पठार हैं और ये मैदान है, इन्हीं में से ये नदियां बह रही हैं। तो ये जो प्लेट, जो स्थलमंड जो है खंड है, इनको हम कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है इनको। ये स्थल मंडलीय प्लेट दुर्बलता मंडल पर बहुत धीमी गति से तैर रही है। मतलब मेंटल वाली ऊपरी परत और ऊपर की भूपरपटी वाली जो परत है उसके बीच में जो परत है उसको हम कहते हैं दुर्बलता मंडल प्लेट, और उसी के ऊपर ये तैर रही हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, मतलब एक इस साइड में और दूसरी उसके विपरीत दिशा में, तो भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। यह क्रिया जब महासागरों की प्लेटों में होता है, महासागर की प्लेटों में, मतलब ऐसी प्लेट जिनके ऊपर महासागर हैं, उन प्लेटों में अगर ये होता है कि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो रही होती है तो क्या होता है कि वहां ड्रिफ्ट बन जाती है, नीचे धंस जाता है, तो महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। मतलब जैसे ये प्लेटें आपकी देखिए साइड में खिसकी तो ये जगह कुछ रह जाएगी और ये साइडों में ये खिसक जाएगी, तो इसको कहते हैं महासागरीय कटक। ये महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। और जहां पर वो प्लेटों के नीचे का हिस्सा धंस जाता है वहां पर गर्त का निर्माण होता है। गर्त मतलब गहराई, गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त और अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक जो इस टाइप का है, और प्रशांत महासागर में जो गर्त है वो इस टाइप से गहरा है। ये गर्त है और ये कटक। इसी प्रकार इनका निर्माण हुआ है। जब दो स्थल मंडलीय प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं या एक दूसरे के साथ टकराव करती हैं, एक दूसरे के नीचे एक धंसती है, एक ऊपर खिसकती है, तो क्या होता है बच्चों? तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हैं आंतरिक बल और दूसरे हैं बाहरी बल। यहां पर देखिए आंतरिक बल का मतलब कि पृथ्वी के अंदर कुछ हलचलें होती हैं, उसकी वजह से उथल पुथल होती है तो बाहर के धरातल में परिवर्तन होता है और नई नई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है।
वे बल कहलाते हैं आंतरिक बल। और ऐसे बल जो बाहर से अपना प्रभाव दिखाते हैं, जैसे टेम्परेचर है, वायु है। आपने देखा होगा कि कहीं जब आंधी बहुत तेज चलती है तो रेत उड़ उड़ करके दूसरी जगह इकट्ठा होता रहता है, तो उन रेतों से भी टीले बन जाते हैं। ठीक, तो ये आते हैं बाह्य बलों में। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल आंतरिक बलों के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक बल दो प्रकार के होते हैं, एक है दीर्घकालीन बल और दूसरे हैं आकस्मिक बल। दीर्घकालीन बल मतलब ऐसे बल जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा समय में नजर आता है, मतलब बहुत धीमी गति से वो परिवर्तन होते हैं, जैसे बलन होना या भ्रंशन होना। ठीक, ये है हमारे दीर्घकालीन बल। बलन मीन्स ऐंठन, फोल्डिंग, और भ्रंशन माने अचानक से धंसना या टूटना। और आकस्मिक बल ऐसे बल होते हैं जो कि बहुत ही कम समय में घटित हो जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, और इन बलों के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत कम समय में नजर आने लगते हैं। तो आकस्मिक बल से जो घटनाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक है भूकंप और दूसरी है ज्वालामुखी। दीर्घकालीन बल वे परिवर्तन जिनको होने में बहुत अधिक समय लगता है, इसमें लाखों से लेकर करोड़ों साल तक का समय भी लग सकता है, जैसे पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण, महाद्वीपों, महासागरों का निर्माण भी कौन से दीर्घकालीन बलों के द्वारा होता है। दीर्घकालीन जो गतिविधियां हैं, जैसे बलन है, ऐंठन है। बलन दो प्रकार के हैं, या तो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं जिनसे गर्त बनते हैं या कटक रह जाते हैं, या आपस में टकराने से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। बलन क्या चीज है, मींस फोल्डिंग क्या है, बलन कहिए या इसको ऐंठन कहिए। प्लेटों के टकराने से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी जो प्रमुख पर्वत हैं बड़े, इनका निर्माण इस बलन की प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है, और इनको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है, इसीलिए इनको दीर्घकालीन बलों का परिणाम कह सकते हैं। दूसरा है इसमें भ्रंशन, मींस फॉल्टिंग। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, एक इधर तो एक उधर, तो तनाव के कारण इनमें टेंशन होता है और उनके बीच वहां पर प्लेट जो स्थलमंडी जो प्लेट होती है उनमें दरार पड़ जाती है, जिससे भ्रंशन मींस टूटना कहते हैं, इसे भ्रंशन कहते हैं। भ्रंशन का मतलब टूटने से है। इससे भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। महासागर की तलहटी में, देखो ध्यान से समझना, अगर यही चीज महासागर की तलहटी में नीचे हो रही है तो महासागर की एक कटक का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। मैंने आपको बताया था कि अटलांटिक महासागर चूंकि दोनों तरफ ये बढ़ रहा है, तो बीच में एक मध्य अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जिसको रिज भी कहते हैं, कटक कहते हैं। उनके बीच में मतलब ऊंची सी जगह है, दोनों प्लेटें खिसक गई हैं, बीच में जगह छोड़ करके, उसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। अच्छा, ऐसी संरचना के हमारे भारत में भी है? जी बिल्कुल है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियों का जो निर्माण है इसी भ्रंशन से हुआ है। मतलब एक स्थलमंडलीय जो प्लेट है उसमें भ्रंशन हुआ, तो एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ियां बन गई और दूसरी तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियां। उनके बीच में से एक नदी बन के बहने लगी उसी घाटी में, उस नदी का नाम है नर्मदा। अब दूसरे प्रकार के बलों के बारे में हम बात करेंगे, जिनको कहते हैं आकस्मिक बल, इंस्टेंट फोर्स जिसे कहते हैं, अचानक से घटित होती हैं। जैसे अभी अचानक से भूकंप आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा और अचानक से सब कुछ ही सेकंड में तहस नहस हो जाएगा। तो इस बल द्वारा परिवर्तन आकस्मिक और तत्काल होते हैं, मतलब बहुत कम समय लगता है इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने में। ज्वालामुखी और भूकंप इसी आकस्मिक बल के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ज्वालामुखी क्या है ये कि समझ लीजिए। भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी जो परत है, मीन्स जिसे हम धरातल भी कहते हैं, उस पर एक ऐसा छेद या दरार जिसमें से लावा अथवा मैग्मा लिक्विड रूप में बाहर निकलता रहता है, उस मुख को हम ज्वालामुखी
कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि जैसे देखिए ये ऊपर की ये परत है, ये भूपरपटी है, ये जिस प्लेट पर ये है इसके जस्ट नीचे ये मेंटल है। लावा पिघली हुई अवस्था में खनिज पदार्थ है और जब ये दुर्बलता मंडल या टूट जाता है तो इसमें होकर के ये लावा बाहर निकलता है और इस प्रकार से ज्वालामुखी बनता है। ज्वालामुखी जिस मुंह में होकर के ये निकलता है उस मुख को हम क्रेटर कहते हैं, उस मुख को क्रेटर कहते हैं। ठीक, और ये जो लावा इकट्ठा होता रहता है इसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, क्योंकि बाद में ये ठंडा जब हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है और आग्नेय चट्टानों में बदल जाता है। इस पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब उस ज्वालामुखी का जो दरार थी, जो मुख था, वो बंद हो जाता है तो ये ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता था वो बंद हो जाएगा और बरसात वगैरह होने से ऊपर जो इसका क्रेटर था, जो मुख था, उसमें पानी भर जाएगा। उससे पर्वत के ऊपर एक झील का निर्माण होगा। उस झील को हम क्रेटर झील कहते हैं और इस पर्वत को कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं इसको समझिए। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से हर समय लावा निकलता रहता है, हर समय मैग्मा निकलता है, ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो कहलाते हैं। ये एक्टिव, इसके एग्जाम्पल्स जैसे एटना, स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्सी, ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें से दिन रात लावा निकलता रहता है। भारत में भी है, अंडमान निकोबार में एक छोटा सा ज्वालामुखी बैरम द्वीप पर, वो भी एक्टिव ज्वालामुखी है। भूमध्य स्ट्रोम्बोली को एक जो नोट करने वाली बात है, इसको नोट करेंगे आप लोग और ध्यान से इसको समझ लें। ये क्वेश्चन एक आता है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है। तो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। लाइट पोल ऑफ मेरिडियन सी, मेरिडियन सी। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी हैं सुप्त ज्वालामुखी। कौन से? सुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी कभार लावा निकलता है, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। उनमें से कभी लावा निकलता है तो कभी नहीं निकलता है, कभी वो बंद हो जाते हैं, कभी अचानक से फूटने लगते हैं, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। ऐसे ज्वालामुखियों को हम सुप्त ज्वालामुखी या सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार से कोई सो गया है तो वो कभी भी जग सकता है कि नहीं, यह कोई पता तो होता नहीं है कि कितने घंटे में सो जगेगा, वो कभी भी उसकी नींद टूट सकती है। इसीलिए ऐसे ज्वालामुखियों को हम सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी के एग्जाम्पल जैसे इटली में एक विसुवियस पर्वत पर है और जापान के फ्यूजियामा पर्वत पर है, एक छोटा सा। इसके बाद तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी हैं, वो हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें किसी समय लावा निकलता था, वो सक्रिय ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी हुआ करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से शांत हो गए, बंद हो गए। उनका जो मुख था वो बिल्कुल बंद हो गया है। अब भविष्य में उनके एक्टिव होने की संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखियों में बर्मा मीन्स म्यांमार, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, उसके पोपा ज्वालामुखी, और अमेरिका के ओरेगन स्टेट में है एक क्रेटर, जो क्रेटर झील बन गया वहां पर, वो क्रेटर ज्वालामुखी, ये शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। एक जगह ही पर हम नोट करने के लिए ये सारे ज्वालामुखियों के मैक्सिमम जो उदाहरण हैं हमने एक जगह लिखने का प्रयास किया है, इनको आप लोग याद कर लेंगे। एटना, स्ट्रोम्बोली और विसुवियस ये इटली में पाए जाते हैं, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार, मेयोन फिलीपींस द्वीप पर है, क्राकाताओ इंडोनेशिया में और बैरन भारत। कुछ प्रमुख बिंदु जो आपको याद करने हैं वो हैं, जो प्रमुख नोट बिंदु हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारों पर है, जिसे प्रशांत महासागर की अग्निवलय मीन्स फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी अधिक ज्वालामुखी
पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कि जिन स्थानों पर ज्वालामुखी अधिक पाए जाते हैं भूकंप भी अधिक आते हैं, क्योंकि जहां प्लेटें खिसकती हैं, दुर्बलता मंडल टूटता है, तो उनके खिसकने से अचानक से जो अंतरिक्ष जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है मेंटल, वो हलचल मचाता है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर कंपन होने लगता है। उसी कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। तो जहां ज्वालामुखी अधिक होते हैं वहां भूकंप भी अधिक आते हैं। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जापान एक ऐसा देश है, बहुत छोटे छोटे लगभग 1000 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर एक देश बनता है जापान, और वहां पर साल में लगभग 300 से 500 के करीब भूकंप आते हैं। मतलब रोजाना एक दिन का ऐसा औसत है कि रोजाना सा ही वहां भूकंप आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और जिस जगह पर ये स्थित है, ये इनके द्वीप स्थित हैं, वहां पर प्रशांत महासागर की जो अग्निवलय जो पेटी है, रिंग है, वो पाई जाती है। उसकी वजह से नीचे से ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फूटते हैं, उसकी वजह से वो द्वीप हिल जाते हैं और वहां पर भूकंप आता रहता है। ज्वालामुखी का मानव जीवन पे क्या प्रभाव है? क्या इसके कोई फायदे भी हैं या केवल नुकसान ही नुकसान है? तो कुछ फायदे भी हैं। पहले फायदे देख लीजिए कि काली मिट्टी, देखिए जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है फिर उस पर बारिश, हवा, इस प्रकार के जो कारक हैं ये अपना प्रभाव डालते हैं, और ऊपरी परतें टूट टूट करके काली मिट्टी बन जाती है। और उस काली मिट्टी में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं? गन्ना और कपास। इस प्रकार की खेतियों के लिए ये बहुत ही अच्छी उपयोगी है। मैग्मा जो जमीन के नीचे से निकल के आ रहा है, उसमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। जब बहुमूल्य सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये जितनी भी बहुमूल्य धातुएं हैं, ये लावा में पिघली अवस्था में होती हैं, और जब ज्वालामुखी निकल के बाहर आता है तो ये सब कहाँ पर आ जाती हैं? बाहर। कहाँ पर? धरातल पर बाहर आ जाती हैं। धरातल पर बाहर आ जाते हैं। ज्वालामुखी के लावा से भूतापीय बिजली का निर्माण किया जाता है। क्रेटर झील से पानी की आपूर्ति होती है। उस पानी का उपयोग उन पहाड़ों पर बनी खेतियों में पानी देने के लिए होता है। और तो और जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो फिर वहां पर जंगल उगाते हैं और झील बीच में होती है, तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। मतलब वहां पर लोग घूमने जाते हैं ये देखने के लिए कि पहाड़ की चोटी पर एक झील है सुंदर सी, जो चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई है, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। गर्म जल स्रोत जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से चूंकि वहां पर दुर्बलता मंडल टूटता है तो वहां की परत पतली होती है, तो उसके स्रोतों में पाया जाने वाला पानी वो गर्म हो जाता है, और गंधक मिक्स होने की वजह से वो पानी स्किन जो डिसीजेज हैं, त्वचा के जो रोग हैं, उनको दूर करने में बहुत फायदा होता है। हानि क्या है इससे? हानि, लावा अचानक से, देखिए लावा अचानक से निकलता है तो उसके संपर्क में आने वाले जो भी जीव जंतु हैं और वनस्पति हैं वो सब दब जाते हैं। अचानक से अगर ज्वालामुखी आ रहा है तो उसके आसपास की जमीन एकदम से कांप जाएगी, तो उन जगहों पर क्या होता है? भूकंप ज्यादा आते हैं। और समुद्र में अगर ज्वालामुखी आता है, समुद्र में अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है तो लावा निकलेगा, तो उसके संपर्क में जो पानी आएगा वो कैसा हो जाएगा? खोल जाएगा। समुद्र में जब ये ज्वालामुखी का लावा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? बड़वा नल। क्या बोलते हैं? बड़वा नल। उससे पानी उबलने लगता है, और उस उबले पानी के संपर्क में समुद्री जीव, चाहे मछली है, घोंगा है, और जो भी है, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स वगैरह हैं, वो सब समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। तो ये एक नुकसान ये भी है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो लावा के अंदर से, चूंकि वो चाहे गैस हो, वो गैसें जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उन जहरीली गैसों से वायुमंडल दूषित हो जाता है, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ये कुछ हमारे जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव है जिसको हम ज्वालामुखी की हानि कहते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही काफी है। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में भूकंप।